ओके, सो वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को एक्सपेरिमेंटली हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट टेस्ट इज ब्लू लिटमस। तो ब्लू लिटमस जैसे ही एसिडिक मीडियम के साथ कांटेक्ट में आता है ये रेड हो जाता है। तो अल्कोहल की प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ा था कि इथेनॉल लिटमस टेस्ट नहीं देता बिकॉज इट इज़ नॉट एसिडिक, या बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा वीक एसिडिक होता है ये। ठीक है, तो अल्कोहल के साथ क्या होगा, नो चेंज ब्लू लिटमस अगर आप इसमें एक ड्रॉप डालते हैं। बट कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो जाएगा, ब्लू टू रेड कलर चेंज। ठीक है, लिटमस की वजह से कलर चेंज होगा। तो यहां से आप दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं लिटमस टेस्ट के थ्रू। सेकेंड इज सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब NaHCO3, और ये बेसिक होता है। ये आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि क्यों ये बेसिक होता है। तो ये बेसिक होने की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा एज एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एसिड बेस रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट निकलते थे, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं NaHCO3 के साथ, तो इसके साथ CO2 रिलीज हो रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो अगर आप रिलीज होगी, इसको अगर आप लाइम वाटर के थ्रू पास करते हैं तो क्या होता है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं रिएक्ट्स एंड CO2 इज रिलीज्ड, जो कि लाइम वाटर को मिल्की कर देगी। तो इससे आप कंफर्म कर सकते हैं। जबकि अल्कोहल NaHCO3 के साथ रिएक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि NaHCO3 तो बेसिक है, पर अल्कोहल उतना एसिडिक नहीं है कि वो इसके साथ रिएक्ट कर सके। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे नो रिएक्शन, कुछ नहीं हो रहा। थर्ड इज KMnO4 सॉल्यूशन। अब KMnO4 में आपने पढ़ा है कि अल्कोहल को KMnO4 ऑक्सीडाइज करता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, तो रिएक्ट्स एंड KMnO4 इज डीकलराइज्ड। तो KMnO4 अपना पर्पल कलर छोड़ देगा क्योंकि वो रिएक्शन में कंज्यूम हो जाएगा। पर अल्कोहल को तो KMnO4 ने कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट कर दिया, पर कार्बोक्सिलिक एसिड को तो आगे फर्दर ऑक्सीडाइज कर ही नहीं सकते। तो इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा KMnO4 का, एंड पर्पल कलर रिमेन्स। तो पर्पल कलर ही रहेगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो अल्कोहल में पर्पल कलर डीकलराइज हो जाएगा, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड में वो ऐसे ही रहेगा। फिर रिएक्शन विद सोडियम मेटल की बात करें तो अल्कोहल सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट तो करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी करता है, पर दोनों की इंटेंसिटी में डिफरेंस है। ठीक है, तो अल्कोहल के साथ रिएक्शन इज लेस विगरस, दोनों में हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और कार्बोक्सिलिक एसिड क्योंकि एसिडिक है तो ये रिएक्शन ज़्यादा विगरस होता है। तो आप दोनों में सेम साइज़ का सोडियम का छोटा सा पीस डाल के देख सकते हैं कि किसका रिएक्शन ज़्यादा विगरस है। तो ये हो गया टेस्ट टू डिस्टिंग्विश अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम स्टार्ट करते हैं विद अवर सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। अब देखिए, घर में आप सोप और डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, हाथ धोने के लिए सोप यूज़ करते हैं, जबकि अगर कपड़े धोने हैं आपको या बर्तन धोने तो उसके लिए डिटर्जेंट ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उनमें डिफरेंस क्या है वो भी हम देखेंगे, और कौन सा बेटर है। देखिए, सोप की पहले बात करते हैं। सोप क्या होते हैं, दीज आर सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है सोडियम लॉरेट C11H23COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, सोडियम सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का। फिर सोडियम पाल्मिटेट C15H31 CONA, सोडियम ओलिएट, सोडियम स्टीरेट। ठीक है, तो ये सारे के सारे सोडियम या पोटाशियम सॉल्ट्स हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के। अब सोप और डिटर्जेंट, सिर्फ सोप की अगर हम बात करें तो सोप काम कैसे करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो C11H23 है, इसको मान लीजिए मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक इस तरह की चेन से। ठीक है, ये कार्बन चेन होगी, C11H23 या जो भी है।
इसके लास्ट में क्या होगा, लगा होगा आपका CO नेगेटिव Na पॉजिटिव। ओके, अब क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है जहां पर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन थे, ये पार्ट है हाइड्रोफोबिक। ठीक है, फोबिक का मतलब है कि वो उसको वाटर पसंद नहीं है। ठीक है, हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स हेटिंग, वाटर हेटिंग, या आप बोल सकते हैं आप वाटर रिपेलिंग। ये पानी के साथ मिक्स नहीं होना चाहता। कभी कभी आप तेल को पानी में डालें तो वो डिजॉल्व नहीं होता, क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स पानी में डिजॉल्व नहीं होते। तो ये वाला जो पार्ट है इसका, टेल जिसको बोलते हैं, तो ये हाइड्रोफोबिक है, ये पानी के साथ मिक्स नहीं होना चाहती। पर ये जो हेड है CONA, ये कैसा है, पोलर है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये पानी के साथ इजीली डिजॉल्व होगा। तो ये हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग। ठीक है, तो इसको साथ साथ में अपने नोट भी करना है। तो टेल वाटर हेटिंग है, हेड वाटर लविंग है। तो अगर इसको आप पानी में डालेंगे, मान लीजिए ये बीकर है आपके पास, यहाँ पर हम पानी हमने रखा हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा, जो हेड है वो पानी में रहेगा क्योंकि वाटर लविंग है, जबकि टेल पानी से बाहर रहने की ट्राई करेगी। इसीलिए टेल चाहेगी कि मैं हवा में रहूं, हेड चाहेगा पानी में रहूं। तो दोनों चीज़ें कहाँ पर अवेलेबल हैं, सरफेस पे। इसीलिए आपने देखा होगा कि सारा का सारा जो झाग बनता है वो कहाँ आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है, क्योंकि सरफेस पे एक एंड बाहर रहेगा हवा में और एक एंड पानी के अंदर रहेगा। ठीक है, इसीलिए जो आपका झाग बनता है सोप के साथ या डिटर्जेंट्स के साथ, वो हमेशा सरफेस पे पहुंच जाता है फ्लोट करके। ओके, अब इसका एक्शन देखते हैं कि क्लीनिंग एक्शन कैसे होता है। ये जो हाइड्रोफोबिक और फिलिक पार्ट है, इससे क्या होता है, देखिए। तो सोप में जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि सोप का क्लीनिंग एक्शन बताएं, तो पहले आपको लिखना है कि सोप के स्ट्रक्चर में देयर आर 2 एंड्स जिनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, द 2 एंड्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। एक एंड हाइड्रोफिलिक है, फिलिक मीन्स लविंग। ठीक है, तो वो पानी में डिजॉल्व होता है, जिसको हम हेड बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट। और दूसरा हाइड्रोफोबिक है, टेल, जो कि पानी में डिजॉल्व नहीं होता है। अब पानी में डिजॉल्व नहीं होगा तो किस में होगा, वो ऑयल में या डर्ट में, जो भी ऑयली चीज़ें हैं उनमें वो डिजॉल्व होता है। ठीक है, तो वो डिजॉल्व हो जाएगा आपके ऑयली पार्ट में या हाइड्रोकार्बन्स में। अब जब सोप इज एट द सरफेस ऑफ वाटर, तो हाइड्रोफोबिक टेल कहाँ रहेगी, बाहर की तरफ रहेगी, और हेड अंदर की तरफ रहेगा। ये हमने लिख दिया यहाँ पे। अब ये आपके पास सैंपल है, मान लीजिए कपड़े के ऊपर ये एक दाग लगा हुआ है। ठीक है, ये दाग किसी चीज़ का, ग्रीस का दाग है या ऑयल का दाग है। अब ये जो आपके सोप के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे, तो ये सोप के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, एक इनका हाइड्रोफिलिक एंड है जो पानी में डिजॉल्व होगा, दूसरा हाइड्रोफोबिक एंड, फोबिक वाला जो पार्ट है ये इस स्टेन के साथ, ये जो ग्रीस का या ऑयल का दाग लगा हुआ है, इसके साथ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो ठीक है, सभी तरफ से ये वाला ये जो मॉलिक्यूल है लिया हमने, इसका जो वाइट वाला पार्ट है ये कैसा है, हाइड्रोफोबिक। तो ये अट्रैक्ट हो रहा है इस ग्रीस के स्टेन के साथ। तो वैसे क्या करेगा, अट्रैक्ट होते 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 ये इसको सरफेस से बाहर खींचने की ट्राई करेगा, और धीरे 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 ये सारे इसको ऑयल का जो ड्रॉप है या ग्रीस का जो ड्रॉप है बाहर निकालता जाएगा और इसके चारों तरफ अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली क्या होगा, इस तरह का आपका एक स्ट्रक्चर बनेगा। ये जो यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, इसमें क्या है, जो आपके हेड हैं, हेड बाहर है, टेल्स अंदर हैं, और अंदर इसके बीच में क्या है, यहाँ पर है ग्रीस का मॉलिक्यूल या आपका जो डर्ट का पार्ट है। ठीक है, तो डर्ट को किसने घेर लिया चारों तरफ से, सोप के मॉलिक्यूल्स ने। ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड अ मिसेल। ठीक है, मिसाइल नहीं बोलना, इट इज अ मिसेल। तो मिसेल फॉर्मेशन होती है। अब मिसेल फॉर्मेशन जैसे एक छोटा सा ऑयल का पार्टिकल एक मिसेल ने निकाल दिया, ऐसा ही एक और किसी और ने निकाल दिया। ठीक है, तो फाइनली सभी ने मिसेल्स बना बना के ऑयल को या ग्रीस के इसको बाहर निकाल दिया यहाँ से। अब क्या होगा, दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि
ये वापस जो रिमूव किया आपने ग्रीस, ये वापस क्यों कपड़े पे नहीं जा सकती? क्योंकि इसको यहाँ से बाहर निकलना मुश्किल है, ठीक है। और सेकेंडली मान लीजिए कि दो मिसल्स बन जाते हैं, ठीक है, यहाँ बीच में चारों तरफ से इस तरह से कर करके हम बना देते हैं, मान लीजिए ये, और ये हमने हेड लगा दिए सभी के ऊपर, और सेंटर में ये आपका ऑयल का पार्ट। ऐसी एक मिसल बनी और ऐसी एक और दूसरी मिसल भी बनी, वो दोनों आपस में क्यों कंबाइन नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ये जो हेड है, हेड पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो ये एक मिसल के हेड और दूसरे मिसल के हेड आपस में नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, तो दो मिसल्स भी आपस में कंबाइन नहीं हो पाएंगी, ठीक है। और ये ऑयल वाला जो मॉलिक्यूल है या जो पार्ट है वो सेंटर में है, वो सेंटर से बाहर नहीं निकल सकता, ठीक है। उसके चारों तरफ क्लस्टर बन गया है सोप मॉलिक्यूल्स का। तो इस तरह से ग्रीस को निकाल दिया जाता है एक सरफेस से और उसको पकड़ के रखा जाता है, और धीरे धीरे ये सारा सारा कहाँ आ जाएगा? ये जो झाग है ये धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा सरफेस पे, और वहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं, ओके। तो अगर इसको स्टेप बाय स्टेप हम गाइड देखें इसकी कि कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप क्या होता है क्लीनिंग एक्शन में, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? देखिए फर्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं, सोप डिजॉल्व्स इन वाटर एंड लोअर्स द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। ओके, सरफेस टेंशन की वजह से भी थोड़ा झाग नहीं बनता, तो सरफेस टेंशन को ये लोअर कर देता है, और इसकी वजह से दिस हेल्प्स टू वेट द क्लॉथ बेटर। कि मतलब पानी ज़रूरी नहीं है कि कपड़े के साथ टच होगा तो उसको गीला कर ही देगा, ठीक है। आपने कभी भी देखा होगा कि आप अगर सिर्फ पानी का एक मग लेके कपड़ों पे डालना स्टार्ट करें तो वो गिरता तो है पर हमेशा उसको गीला नहीं करता, मतलब उसमें एब्जॉर्ब जो कपड़ा है उस पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता इमीडिएटली। वो क्यों नहीं होता? सरफेस टेंशन होती है पानी में। तो पानी की सरफेस टेंशन को कम करने के लिए सोप डालते हैं। अब अगर सोप वाला सॉल्यूशन आप कपड़ों पे डालते हैं वो इमीडिएटली कपड़े को गीला कर देगा, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि सरफेस टेंशन को लोअर करते हैं सोप। सेकंड, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, हाइड्रोफोबिक पार्ट डिजॉल्व्स इन डर्ट या ग्रीस, जो भी आपका डर्ट लगी है या ग्रीस है जो नॉर्मली नहीं निकलेगी पानी से, उसके लिए आप सोप यूज़ कर रहे हो। और जो हाइड्रोफिलिक है ये डिजॉल्व करता है पानी में, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद क्या होगा? आप जब साबुन लगाते हैं तो उसको थोड़ा रगड़ते भी हैं, ठीक है, उसकी स्क्रबिंग करते हैं, ब्रश से करते हैं या हाथों से करते हैं। तो उस स्क्रबिंग से क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर, पानी में ऑलरेडी सोप तो डिजॉल्व हो चुका है, ठीक है, या सोप आपने कपड़ों पे अप्लाई कर दिया है, तो मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग स्क्रबिंग, जब आप स्क्रबिंग करते हैं, हेल्प्स टू लूजन द ग्रीस। तो जो भी डर्ट या ग्रीस है उसको वो लूज करेगा, और जैसे ही वो लूज करेगा उसको कौन पकड़ लेगा? चारों तरफ से सोप के मॉलिक्यूल्स, और मिसल बना देंगे, ठीक है, एंड लिफ्ट द ग्रीस ऑफ टू सरफेस ट्रैप्ड इन मिसल, ठीक है। सरफेस पे कैसे जाएगा? मिसल में ट्रैप होके चला जाएगा। और लास्ट पॉइंट कि रिपल्शन ऑफ नेगेटिव चार्जेस, कि नेगेटिव चार्जेस जो हैं मिसल्स के ऊपर ब्रेक द ग्रीस इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स,
ठीक है, ग्रीस को स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स में तोड़ के वो अलग अलग मिसल्स में उनको ट्रैप कर देंगे और मिसल्स आपस में कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगी क्योंकि सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये हो गया क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं और डिटेल में आपको हमेशा ये लिखना है, ये पार्ट आपको ड्रॉ करना है कि सोप मॉलिक्यूल है, हाइड्रोफोबिक एंड है, हाइड्रोफिलिक एंड है, और उसके बाद धीरे धीरे ये स्टेप बाय स्टेप सारे डायग्राम आपको यहाँ पर ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो ये हो गया सोप के बारे में। अब सेकेंडली आपने देखा होगा कि हमेशा पानी के साथ झाग बनाना उतना आसान नहीं होता। किसी किसी पानी के साथ झाग इजीली बनता है, किसी के साथ नहीं बनता। तो क्या होता है जब हम सोप को हार्ड वाटर से के साथ यूज़ करते हैं, सॉफ्ट वाटर के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हार्ड वाटर होता क्या है। देखिए, हार्ड वाटर क्या है? इट कंटेन्स बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स हो सकते हैं, क्लोराइड्स हो सकते हैं, सल्फेट्स हो सकते हैं। तो इनके बेस पे हम बात करते हैं कि एक परमानेंट हार्डनेस होती है जो बॉयल करने से भी नहीं जाती, और एक टेम्परेरी हार्डनेस होती है जो बॉयल करने से चली जाती है। ठीक है, तो ये जो आयन्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, इनकी वजह से पानी हार्ड होता है। हार्ड पानी में डिफरेंस क्या है कि हार्ड पानी के साथ झाग नहीं बनता। ठीक है, हार्ड वाटर डजंट गिव लेदर विद सोप इजीली। ठीक है, कि आपको सोप के साथ काफ़ी ज़्यादा सोप यहाँ पर यूज़ करना पड़ता है, अदरवाइज उसके साथ झाग आपका नहीं बनेगा। तो काफ़ी सोप यहाँ पर वेस्ट होता है। ठीक है, जबकि अगर सॉफ्ट वाटर होगा, सॉफ्ट वाटर मतलब प्योर, जिसमें ऐसे कोई आयंस, क्लोराइड, सल्फेट्स, बाइकार्बोनेट्स नहीं है। तो यहाँ पर दो डायग्राम है, ए और बी। तो ए में आप देख सकते हैं कि ए में क्या है, आपने सोप डाला, उसको अच्छे से मिक्स किया, तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन है और इसके सरफेस पे झाग बना हुआ है। जबकि बी में क्या है, सरफेस पे कोई भी झाग यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें पानी में क्या है, छोटे छोटे से स्कम पार्टिकल्स बन गए हैं। ठीक है, प्रेसिपिटेट जैसा, तो उसको बोलते हैं स्कम फॉर्मेशन। ये स्कम फॉर्मेशन की वजह से क्या होगा, झाग बनेगा नहीं, तो आपका सारा जो सोप था वो बर्बाद हो गया। अब ये स्कम फॉर्मेशन हुई क्यों? ठीक है, तो देखिए स्कम फॉर्मेशन होने का रीज़न क्या है। अगर आप सोप लेते हैं, मान लीजिए 2C17H35 स्टीरेट की बात करें हम, सोडियम स्टीरेट की, तो ये CO नेगेटिव अलग होगा, और ये जो सोडियम इसके साथ अटैच था, CONA था, उसकी जगह कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन इसके साथ मिक्स हो जाएगा और ये बना देगा C7H35 CO ट्वाइस कैल्शियम सॉलिड। ठीक है, मतलब इसके दो पार्ट लगेंगे, कैल्शियम का एक लगेगा क्योंकि कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज है और इस आयन पे 1 नेगेटिव चार्ज है। अब ये जो फाइनल इन्होंने प्रोडक्ट यहाँ पर बनाया है, ये प्रोडक्ट कैसा है, ये है स्कम। ठीक है, ये सॉलिड है, तो ये डिसॉल्व नहीं होता पानी में। तो इसकी वजह से ये जो आपका सोप वाला पार्ट था, ये किस में सारा का सारा कंज्यूम हो गया, स्कम बनाने में, तो सोप आपका वेस्ट हो गया। ये कब तक होता रहेगा, जब तक जितना कैल्शियम या मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम भी हो सकता है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव भी हो सकता है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जितने प्रेजेंट होंगे, पहले तो वो सोप उन सब के साथ स्कम बनाएगा, उनको कंज्यूम करेगा, ख़त्म करेगा। फिर अब ये सारे के सारे कैल्शियम और मैग्नीशियम निकल गए, प्रेसिपिटेट बन के नीचे बैठ गए। अब जो आप एक्स्ट्रा सोप डालेंगे वो आपको लेदर बनाएगा, मतलब झाग बना के देगा। तो काफ़ी सारा जो आपका साबुन था वो तो सिर्फ इस हार्डनेस को रिमूव करने में वेस्ट हो गया। तो ये प्रॉब्लम है कि सोप हार्ड वाटर के साथ अगर हम यूज़ करते हैं तो उसकी वेस्टेज होती है। ठीक है, तो इतना क्लियर है कि सोप को हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर से यूज़ करने पे क्या होता है, सॉफ्ट वाटर के साथ डायरेक्टली इट गिव्स लेदर, जबकि हार्ड वाटर के साथ इट डजंट गिव लेदर इजीली बट इट प्रोड्यूसेस
insoluble substance called scum. Clear? तो इस पार्ट को, स्कम को, इसकी नेमिंग करनी है तो दिस इज कॉल्ड कैल्शियम स्टीरेट. ठीक है, क्योंकि ये जो हमने लिया था ये सोडियम स्टीरेट था, तो सोडियम को डिस्प्लेस करके कैल्शियम उसकी जगह लग गया. तो ये था कि हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के साथ सोप क्या करते हैं. अब पॉइंट ये है कि हम कपड़े किससे धोते हैं? साबुन से धोते हैं. कभी आपने देखा होगा कि लक्स के साथ आप घर में कपड़े धो रहे हैं या डिटॉल के साबुन के साथ आप कपड़े धो रहे हो, नहीं होता. ठीक है, आप कपड़े धोने के लिए क्या यूज़ करते हो? डिटर्जेंट, सिंथेटिक डिटर्जेंट. ओके, एरियल यूज़ कर रहे हैं, सर्फ एक्सेल यूज़ कर रहे हैं, और भी बहुत सारी वैरायटी के डिटर्जेंट्स हैं. तो डिटर्जेंट और सोप में डिफरेंस क्या है? पहली बात. ठीक है, और डिटर्जेंट है क्या? डिफरेंस तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले तो देखेंगे सिंथेटिक डिटर्जेंट होते क्या हैं. ठीक है, तो देखिए, एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस that is used for cleansing purpose. ठीक है, साथ में आपने लिखना भी है, that is used for cleansing purpose is called synthetic detergent. ठीक है, तो डिटर्जेंट्स हैव water soluble and oil soluble parts similar to soap, but these are not salts of लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स. मतलब होता बिल्कुल वैसा ही है कि एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा, बट वो फैटी एसिड्स के सॉल्ट नहीं होते. ठीक है, उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स हम उसमें यूज़ करते हैं. मतलब फैटी एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट हम यहाँ पर नहीं ले रहे, हम कोई और पर्टिकुलर स्पीशीज़ यहाँ पर यूज़ करेंगे. ठीक है, तो एग्जाम्पल इसका, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इनमें डिफरेंस देखने से पता लग रहा है कि यहाँ पर देखिए सल्फेट है, यहाँ पर बेंजीन सल्फोनिक एसिड है. ठीक है, तो डिटर्जेंट्स आर सॉल्ट्स ऑफ, आप डायरेक्टली ये लिख लिए, लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स और अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट्स. ठीक है, तो यहां पर सल्फेट है, यहां पर सल्फोनिक एसिड का पार्ट है, तो ये फैटी एसिड्स के सॉल्ट नहीं है, तो यहां पर ये डिफरेंट हो जाते हैं. अब इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि सोप में क्या किया था हमने? सोप में हमने यहां पर सोडियम हटा के कैल्शियम चिपका दिया, जिससे ये इनसॉल्युबल स्कम बन गया. पर यहाँ पर अगर आप सोडियम की जगह कैल्शियम भी चिपका देंगे या मैग्नीशियम लगा देंगे, उससे भी ये इनसॉल्युबल नहीं बनता, ये सॉल्युबल ही रहता है. इसलिए डिटर्जेंट्स को चाहे आप हार्ड वाटर में यूज़ करो, सॉफ्ट वाटर में यूज़ करो, ये हमेशा इजीली झाग बनाते हैं और इसीलिए ये बेटर हैं सोप से. ठीक है, और ये कम यूज़ होते हैं क्योंकि ये स्कम नहीं बनाएंगे तो वेस्टेज नहीं होगी. तो सोप के कंपैरिजन में डिटर्जेंट का कम अमाउंट कंज्यूम होता है. ओके, तो आप लिख सकते हैं व्हाट आर सिंथेटिक डिटर्जेंट्स एंड हाउ अ डिटर्जेंट डिफर्स फ्रॉम अ सोप. क्लियर? तो अब यहां पर क्वेश्चन है हमारे पास कि वाई हैव डिटर्जेंट्स रिप्लेस्ड सोप्स एज अ वॉशिंग एजेंट. ठीक है, तो क्या क्या रीज़न है कि हम सोप की जगह डिटर्जेंट यूज़ करते हैं? फर्स्ट इज
डिटर्जेंट्स आर मोर इफेक्टिव विद या इन हार्ड वाटर, ठीक है, किसके कंपैरिजन में? सोप्स के कंपैरिजन में, टू इन कंपैरिजन टू सोप्स। फिर डिटर्जेंट्स हैव स्ट्रॉन्गर क्लींजिंग एक्शन, कि उनका जो क्लींजिंग एक्शन है वो बेटर होता है और वो एसिडिक मीडियम में भी काम कर जाते हैं। तो डिटर्जेंट्स कैन बी यूज्ड इन बोथ saline as well as acidic water, but soaps cannot be used in acidic water। तो सोप को एसिडिक वाटर में हम यूज़ नहीं कर सकते, जबकि डिटर्जेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डिटर्जेंट्स सल्फोनिक एसिड्स के सॉल्ट हैं। सल्फोनिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है। अब उससे क्या डिफरेंस आएगा इसको अभी हमने नहीं समझना है। अभी हमने यही चीज़ देखनी है कि डिटर्जेंट को चाहे आप एसिडिक हो पानी उसके साथ भी यूज़ करेंगे तब भी चलेगा, थोड़ा बेसिक होगा तब भी चलेगा, पर सोप को आप एसिडिक वाटर के साथ यूज़ नहीं कर सकते। और फोर्थ पॉइंट कि डिटर्जेंट्स डिजॉल्व फास्टर देन सोप। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हो गए कि क्यों डिटर्जेंट्स बेटर हैं सोप से। ओके, तो आई थिंक हमने ये सारे के सारे पॉइंट अच्छे से डिस्कस कर लिए। अब आपको पता होना चाहिए कि सोप और डिटर्जेंट का क्लीनिंग एक्शन कैसे होता है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सा बेटर है और क्यों बेटर है। एंड लास्ट इज द पॉइंट ऑन द बायोडिग्रेडेबिलिटी कि सोप्स जो हैं वो किससे बनते हैं? वो बनते हैं बेसिकली वेजिटेबल ऑयल से। जो ईटेबल ऑयल्स हैं उनके प्रोसेसिंग से फाइनली सोप बनाए जाते हैं। तो सोप आर बायोडिग्रेडेबल, मतलब इनको बैक्टीरिया छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो धीरे धीरे सोप, अगर आप कहीं पर सोप वाटर रखते भी हैं, ठीक है, तो वो एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करता, वो धीरे धीरे डिग्रेड हो जाता है। तो ये अगर पानी में आप डाल भी देते हैं सोप, तो वो पानी को पॉल्यूट नहीं करेगा, क्योंकि पानी में जो प्रेजेंट कुछ बैक्टीरिया हैं वो उसको ब्रेक डाउन कर देंगे। जबकि मोस्ट ऑफ द डिटर्जेंट्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। मोस्ट क्यों? क्योंकि डिटर्जेंट्स आर मेड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स, तो ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। और इनको अगर आप वाटर बॉडीज़ में डाल दो, कि अगर आप किसी तालाब में जाके डिटर्जेंट से कपड़े धोने लग जाओ, तो उससे क्या होगा, वो डिटर्जेंट जो वहाँ के पानी में चला जाएगा वो डिग्रेड नहीं होगा और वो वाटर बॉडी को पॉल्यूट करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कभी भी तालाबों के किनारे या ऐसी जगह जहाँ पर वाटर सोर्स हैं, ठीक है, जिसको लोग पीने के लिए यूज़ करते हैं या और चीज़ों पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, वहाँ पर कपड़े नहीं धोने होते, क्योंकि डिटर्जेंट्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, कुछ हो सकते हैं बट जनरली मोस्ट ऑफ द डिटर्जेंट्स आर नॉट। ठीक है, तो ये याद रखना है कि सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर मेड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स वाइल सोप्स आर मेड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स, जिनकी सपोनिफिकेशन की जाती है। और जो सोडियम कार्बोनेट हमने पढ़ा था Na2CO3, इसका अगर हम हाइड्रेट लें, डेका हाइड्रेट Na2CO3.10H2O, जिसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं, ये एक चीप डिटर्जेंट की तरह भी काम करता है। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द NCERT एक्सरसाइज और उसके सॉल्यूशंस। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।